हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस टॉपिक को हम एज ए स्टोरी की फॉर्म में ही आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखिए, आज के जो टॉपिक का जो मेन थीम रहेगा वो हम लोग जानेंगे कि हमारी जो इंडिया में जो दास्ता की शुरुआत हुई, कैसे पुर्तगाली यहाँ पर आए, कैसे उन लोगों ने यहाँ पर मसाले का व्यापार किया, उसके बाद फिर वो कैसे व्यापारी से एक शासक की फॉर्म में आ गए। तो इन तमाम बातों का डिस्कशन आपके साथ किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब पूरा डिस्कशन आप सुन लेंगे तो उसके बाद आपको जो क्वेश्चन सोल्व करना वो ये है कि वास्को डी गामा द्वारा खोजे गए समुद्री मार्ग ने एशिया और यूरोप के संबंधों को पूर्णतः बदल दिया। इसके ऊपर आपको एक टिप्पणी करनी है 150 शब्दों में, ठीक है। तो चलिए, अब सबसे पहली शुरुआत होती है कि भाई पुर्तगाली एक व्यापारी के तौर पर 20 मई 1428 को 1428 को मालाबार तट के कालीकट बंदरगाह पर पहली बार कुछ यूरोपीय जहाज पहुंचे, जिनका नेतृत्व किसने किया था? वास्को डी गामा ने, है ना। क्या वास्को डी गामा को ये श्रेय भी दिया जाता है कि उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की। देखिए, भारत की खोज नहीं की थी, भारत की खोज नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि भारत तो पहले से था और आज भी है और रहेगा। तो भारत की खोज नहीं की थी, भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक। तो ये बड़ी माइनर बातें हैं जिसको आपको ना काफी ध्यान से ही सुनना होगा, ध्यान से आपको समझना होगा, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ऐसे पॉइंटों में मार्क्स काट लेती है, ठीक। तो 20 मई 1428 को पुर्तगाली व्यापारी के तौर पर इंडिया में आए। उसके बाद सवाल ये उठता है कि भारत में आने की उनकी वजह क्या थी। उनका जो मेन वजह थी वो थी मसाले। मेन वजह थी, मेन रीजन था उनका मसाले, क्योंकि भारत जो था वो मसालों के लिए काफी फेमस था। और भारत के मसालों की जो तारीफ थी वो यूरोप में, मिस्र में, ना जाने कहां कहां तक फैली हुई थी। तो पुर्तगाली को भी लगता था कि भाई हमें भी एक बार भारत में जाकर इन चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए, मसाले के व्यापार में अपना हाथ आजमाना चाहिए, ठीक है। तो प्राचीन काल से यूरोप में भारतीय मसालों की भारी मांग थी। रोमन व ग्रीक साम्राज्य में काली मिर्च, स्पेशली जो थी ना काली मिर्च के प्रति तो यूरोपियंस की जो दीवानगी थी वो मतलब लिमिटलेस थी, आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते। वो इतने दीवाने थे काली मिर्च के लेकर। इसके लिए काली मिर्च के लिए अलग अलग हिस्ट्री में आपने वर्ड भी सुना होगा, शायद यवनिका, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, यवनिका एक वर्ड होता था, वो काली मिर्च के लिए ही यूज किया जाता था। तो रोमन और मिस्र साम्राज्य, ग्रीक साम्राज्य में भी काली मिर्च काफी फेमस थी। एक ये भी रीजन था कि देखिए, यूरोप को मसालों की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए थी क्योंकि यूरोप में लगभग आपके 8 जो मंथ थे वो तो बर्फबारी के ही रहते थे। तो वहां पर आपको ऐसे प्रिजर्वेटिव के तौर पर, मतलब आपको चीजों को जब सुरक्षित रखना है, खाद्य पदार्थों को, तो आपको कुछ ना कुछ उसमें मसाले ऐड करने होंगे। जैसे आप आम डालते हैं तो आम के अंदर जो मसाले डालते हैं उसी की वजह से तो आम 2 साल, आम का अचार 2 साल, 5 साल, 10 साल सुरक्षित रहता। तो एज ए प्रिजर्वेटिव के तौर पर मसालों की जरूरत थी। और यूरोप में मसाले होते नहीं थे, तो इसलिए उनको जरूरत थी कि वो भारत में जाए और मसाले का वहां पर व्यापार करे, ठीक है। तो भारतीय मसाले, अब सवाल ये होता है कि भारत के मसाले यूरोप पहुंचे कैसे? सबसे पहले क्या था कि जो मिस्र के शासक थे वो भारतीय मसालों के संपर्क में आए। क्यों? क्योंकि वो लोग जो थे ना सिल्क रूट के साथ संबंधित थे। तो भारतीय मसाले जो थे सिल्क रूट के माध्यम से मिस्र साम्राज्य में पहुंचे। और मिस्र साम्राज्य में भी आपने देखा होगा मम्मीज जो बनते, मरने के बाद जो उनकी बॉडी को संरक्षित किया जाता है, मम्मीज बनाई जाती हैं, उसमें भी भारतीय मसालों का काफी बड़ी मात्रा में यूज होता था। तो जब यूरोपियन शासक अगस्टस ने जब मिस्र के ऊपर आक्रमण किया, उसको जब उसने अपने आधिपत्य में ले लिया, तो पहली बार यूरोप के जो शासक थे, यूरोप के जो लोग थे, वो भारतीय मसालों के संपर्क में आए। चलिए आगे। तो मसालों के व्यापार का मार्ग, तो जब समुद्री मार्ग की खोज तो वास्को डी गामा ने की, समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा। तो उससे पहले व्यापार कैसे होता था? देखिए, उससे पहले व्यापार होता था आपका ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जो व्यापार होता था, और ये जाके मिल जाता था सिल्क रूट पे। इस तरीके से व्यापार होता था। तो पहले सी रूट था नहीं, तो रास्ते जो स्थलीय मार्ग था उसके माध्यम से ही ये सारा व्यापार होता था। लेकिन उसके बाद जब वास्को डी गामा ने सी रूट की खोज कर ली तो काफी बड़ी मात्रा में और आसानी से व्यापार कंडक्ट किया जाने लगा। तो देखिए, जब तक समुद्री मार्ग की खोज नहीं थी तब तक दक्षिण से उत्तर और फिर सिल्क मार्ग के रास्ते से यूरोप में मसाले पहुंचाए जाते थे। जब गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की उसके बाद मसाले भारी मात्रा में यूरोप जाने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप के साथ मसाले, एक समय ऐसा भी आया जब यूरोप के साथ पूरी तरीके से मसालों के जो व्यापार था, आदान प्रदान था, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। और ये जो व्यापार था ये केवल और केवल अरब देशों तक ही लिमिट रह गए, अरब देशों तक लिमिटेड। उसका कारण क्या था कि 4th सेंचुरी तक आते आते रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। उसके बाद जो मसाले का व्यापार था यूरोप के साथ इंडिया का, वो भी लगभग समाप्त हो गया। अब केवल अरब देशों तक ही ये चीजें सीमित रह गई थी। अब उसके बाद स्टार्ट होता है एक ऐसा अध्याय जिसने एशिया
वह यूरोप के संबंधों को हमेशा के लिए बदल के रख दिया, संबंधों को पूर्णतः बदल दिया। कैसे? जब वास्को डी गामा 1498 में भारत में आया तो उसके मेनली उसके दिमाग में दो आइडिया थे, मेनली उसके दिमाग में दो विचार थे कि भाई एक तो मेरे को एक सी रूट खोजना है, दूसरा उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी था कि ईसाई धर्म इंडिया में है या नहीं है, इसके भी उसको कुछ ना कुछ साक्ष्य इकट्ठा करने हैं। उसको देखना था कि क्या भारत में ईसाई धर्म को भी लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जब मसालों के लिए वो भारत में आया तो वो सबसे पहले कालीकट पहुंचा। तो यहाँ के जो स्थानीय शासक थे जिसको जमूरिन कहा जाता था, तो उन्होंने इसका वेलकम किया, क्योंकि भाई पहली बार कोई यूरोपियन आए हैं तो वेलकम, अतिथि देवो भव, ये हमारा कल्चर है। तो उनका वेलकम किया, ग्रांड स्वागत किया गया। और यहां से उसने जब बात क्या हुई कि पुर्तगाली होने के कारण ना तो वास्को डी गामा को भारत के लोगों की लैंग्वेज आती थी और ना ही भारत के लोग वास्को डी गामा की लैंग्वेज समझ पाते थे। तो वास्को डी गामा को जब एक टेंपल में ले जाया गया तो उन्होंने वहां पर देखा कि वहां के जो पंडित पुजारी थे वो एक अजीब प्रकार की ड्रेस पहने हुए थे, एक सफेद सा कपड़ा, जैसे पंडित पहनते सफेद सा कपड़ा पहने हुए थे। तो उनको देखकर वास्को डी गामा ने ये सोच लिया कि शायद इंडिया में भी ईसाई धर्म फॉलो करते, क्योंकि वहां पर जो पादरी वगैरह थे वो भी व्हाइट कलर का कपड़ा ही पहनते थे। तो उसको ये वहम हो गया कि भाई शायद इंडिया में भी ईसाई धर्म को फॉलो किया जाता है। लेकिन इन तमाम बातों को जब उसने जान लिया तो उसके बाद वास्को डी गामा 29 अगस्त 1498 लगभग 4-5 महीने रहने के बाद वो वापस पुर्तगाल चला गया और यहाँ से काफी बड़ी मात्रा में वो अपने साथ मसाले वगैरह लेके गया। तो जब वहां पर पहुंचा पुर्तगाल में तो उसका ग्रैंड वेलकम उसको ना जाने कितनी पदवियां दी गई, उसको जमीन दी गई, पैसा दिया गया। तो उसने वहां पर व्यापार करके भी बहुत सारा पैसा कमाया। लेकिन अब जो पुर्तगाल के शासक थे उनके मन में कहीं ना कहीं अब व्यापारी से हटकर साम्राज्यवाद, मतलब कि भैया अब हमें शासक बनना है उस जगह का। क्यों? क्योंकि एक तो इतना पैसा है, मसाले हैं, कनेक्टिविटी है, लैंड है, सबसे इंपॉर्टेंट बात की लैंड है, जमीन है, उपजाऊ जमीन है वो भी। तो इन सारी बातों को जब ध्यान में रखते हुए पुर्तगाली जो शासक थे उनको ये लगा कि भाई क्यों ना हम लोग भी वहां पर जाकर अपना आधिपत्य जमाएं। तो इसी उद्देश्य से 6 महीने के बाद ही पेट्रो अल्विरला कैबराल नाम के एक व्यक्ति को 13 हथियारबंद जहाज लेकर मालाबार तट के लिए रवाना किया गया। तो सीधा मतलब है कि अब उन लोगों का उद्देश्य केवल व्यापार करना नहीं था, केवल व्यापार नहीं था, अब कहीं ना कहीं उनके मन में आपका आधिपत्य जमाने का मतलब अपना शासन जमाने की भी भावना उनके मन में आ चुकी थी। तो पुर्तगाली और स्थानीय व्यापारियों के साथ अब ऑब्वियस सी बात है, आप किसी के घर में जाओगे और आपके जो इरादे हैं वो वहां पर कब्जा करने के हैं तो कोई भी आपका इतना अच्छा वेलकम तो करेगा नहीं। और वास्को डी गामा के साथ भी कुछ अच्छा अनुभव नहीं रहा था। उसका मेन कारण क्या था कि जो लोकल व्यापारी थे वो कहीं ना कहीं वास्को डी गामा के साथ खुश नहीं थे, क्योंकि वास्को डी गामा को वहां के स्थानीय शासकों ने काफी तवज्जो दी, उनको काफी प्रायोरिटी दी, जिसके कारण क्या हुआ कि वहां के जो लोकल व्यापारी थे उनको नुकसान उठाना पड़ा। और वे मेनली क्या थे? अरब व्यापारी और स्थानीय जो व्यापारी थे उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो वास्को डी गामा के साथ जो उनके एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा नहीं था। अब इसी को ध्यान में रखते हुए जब पेट्रो वहां पर पहुंचा तो उसका कोई ग्रांड स्वागत नहीं हुआ जब जमूरिन कालीकट तट पर पहुंचा। लेकिन वो भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था, क्योंकि भाई उसके मन में तो कहीं ना कहीं सीधी बात थी कि मेरे को यहाँ पर शासन स्थापित करना है, मेरे को यहाँ से ज्यादा ज्यादा चीजों को लूटना है, ज्यादा ज्यादा मेरे को धन इकट्ठा करना है। उसके मन में सिंपल ये था। तो 2 दिन तक उनके बीच में हिंसक संघर्ष हुआ, जिसका बहुत बड़ा नुकसान स्थानीय जनता को उठाना पड़ा। फिर उसके बाद अब यहां से शुरू होती है फूट डालो और राज करो की नीति। हुआ क्या कि कालीकट में जब भारी नुकसान पहुंचा दिया पेट्रो ने, तो उसके बाद वो गया 2 और अगल बगल के जो राज्य थे छोटे छोटे, कोची था, एक कन्नानूर था। तो यहाँ के जो शासक थे ना, इनके कालीकट के जो जमूरिन शासक थे उनके साथ है 36 का आंकड़ा। अब इनके साथ है 36 का आंकड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो कोची और जो कन्नानूर के जो शासक थे उन्होंने पेट्रो का वेलकम किया और यहां से पेट्रो 1501 में काफी बड़ी मात्रा में मसाले और पैसा लेकर वो वापिस पुर्तगाल चला गया। अब पेट्रो के 6 महीने के बाद ही, अब 1501 में ही गया, उसके 6 महीने के बाद में ही वास्को डी गामा को दोबारा इंडिया भेजा गया। अब दोबारा इंडिया जब भेजा गया तो उसने जो जमूरिन शासक थे उसके सामने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त कि भाई, पहली बात तो यह है कि आप अरब जो व्यापारी है उनके साथ व्यापार नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये
कि जो आपने पेट्रो के साथ दुर्व्यवहार किया है, जो मिसबिहेव किया है, उसके बदले में आपको हर्जाना भी देना पड़ेगा, है ना। तो उसके बदले में आपको हर्जाना भी देना पड़ेगा। तो ये दो शर्तें थी जो उसने जमूरियन शासक के सामने रखी। तो देखिए वास्को डी गामा को हम आज तक हम लोगों ने हिस्ट्री में उसको एज ए व्यापारी के तौर पर ही पढ़ा कि भाई सिंपल एक व्यापारी था, मसाले लेने आया, व्यापार किया। बट आज जब आप लोगों ने इस लेक्चर को सुना तो आपको पता चला कि वो केवल व्यापारी नहीं था, वो भी कहीं ना कहीं एक साम्राज्यवादी सोच से प्रभावित एक व्यक्ति था, जिसका मेन मकसद क्या था अंत में, कि मेरे को यहाँ पर शासन स्थापित करना है। तो जमूरियन के शासकों को उसने धमकी भी दी, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मेरे साथ जो हथियारबंद जहाज है तो वो आपके ऊपर हमला करेंगे। और उसको सपोर्ट किसका था? कोची और कन्नानूर के शासकों का भी उसको सपोर्ट था। तो जमूरियन शासक को ना चाहते हुए भी उसकी बात को स्वीकार करना पड़ा, और इस तरीके से मसालों का जो व्यापार था उसके ऊपर कहीं ना कहीं पुर्तगालियों का एकाधिकार हो गया, और यही कारण है कि भारत में पुर्तगालियों द्वारा सबसे पहले अपनी जो फैक्ट्री थी वो कोचीन और कन्नानूर में स्थापित की गई। फिर 1524 में वास्को डी गामा की भारत में ही मृत्यु हो गई। तो ये सारा डिस्कशन था जो वास्को डी गामा से रिलेटेड था। ये काफी इंटरेस्टिंग भी था, आप लोगों को लगा भी होगा इस बारे में। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। बाकी किसी और टॉपिक पर अगर आप लोग चाहेंगे, मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप अगर इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें आपको और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे। हिस्ट्री के बारे में आपका जो पर्सपेक्टिव है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में वो काफी चेंज हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि देखिए क्या मसाले भी मतलब किसी देश की दास्ता का कारण हो सकते हैं। इंडिया के मामले में तो देख के यही लगता है कि केवल मसाले ही थे जिसके लेकर भारत के ऊपर मतलब शासन जमाया गया, बट केवल मसाले नहीं थे, और भी सारे फैक्टर थे। उनका हम कभी अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में हम लोग उसके ऊपर विचार करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्टडी करते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।